आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मैं हूं मोनालिसा। स्वागत करती हूं आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान साथियों को समर्पित कार्यक्रम कृषि दर्शन के जरिए हमारी यही कोशिश होती है कि हम आपके लिए हर दिन कुछ न कुछ नई जानकारियां लेकर आएं अपने 3 सेगमेंट के माध्यम से, विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया। आज इस कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि कृषि शिक्षा कैसे कृषि क्षेत्र के विकास और विस्तार में सहायक है। इसके अलावा मिलवाएंगे पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किसान और एक सफल मत्स्य पालक सुल्तान सिंह से। और अंत में बात होगी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की। तो आइए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। आइए देखते हैं पहला सेगमेंट विज्ञान और किसान, जिसमें हम आपको बताएंगे विज्ञान कैसे खेती किसानी में सहायक है। बदलाव प्रकृति का नियम है और आज हर क्षेत्र में तेजी से बदलाव हो रहे हैं। कृषि शिक्षा भी इससे अछूती नहीं है। पिछले साल जब सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई तो उसमें कृषि शिक्षा को भी शामिल किया गया। हमारा देश भले ही उत्पादन के मामले में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, लेकिन प्रति हेक्टेयर उत्पादकता के मामले में हम अब भी दूसरे कई देशों से पीछे हैं। पिछले साल जब नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई तो कृषि शिक्षा को भी इसमें खासी अहमियत मिली। खास तौर से भारतीय छात्रों को ऐसी शिक्षा देने की वकालत की गई जो खेती और उससे जुड़े दूसरे व्यवसायों में उत्पादकता बढ़ाने में मददगार हो। इसके लिए जरूरत होगी कुशल स्नातक डिग्रीधारियों और टेक्नीशियंस की, साथ ही नवाचार पर आधारित शोध और बाजार आधारित विस्तार गतिविधियों की। कृषि और पशु चिकित्सा विज्ञान में इसी तरह के पेशेवर तैयार करने के लिए आम शिक्षा के साथ साथ कई कार्यक्रमों को समाहित किया गया है। उम्मीद की जा रही है कि नई कृषि शिक्षा नीति स्थानीय और पारंपरिक ज्ञान से भरपूर पेशेवर तैयार करने में मददगार होगी। ऐसे पेशेवर जिन्हें उभरती हुई तकनीक का भी पता होगा और जो मिट्टी की घटती उत्पादकता, जलवायु परिवर्तन और बढ़ती आबादी के लिए पर्याप्त खाद्य आपूर्ति जैसी समस्याओं को समझते होंगे। आपको बता दें कि भारत के विश्वविद्यालयों में जितने भी छात्र छात्राएं हैं, उनमें से सिर्फ 9% ही कृषि विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे हैं, जबकि कृषि विज्ञान और संबद्ध क्षेत्रों में छात्रों की संख्या 1% से भी कम है। नई कृषि शिक्षा नीति में उत्पादकता और आय बढ़ाने पर बहुत जोर दिया गया है। विशेषकर कृषि शिक्षा को देखें तो कृषि शिक्षा में जहाँ की हम पहले से ही बहुत सारी चीज़ों का अनुपालन कर रहे थे जो कि अभी शिक्षा नीति में आई हैं, मैं समझता हूँ कि और ज़्यादा इसका बच्चों का सर्वांगीण विकास होगा और इससे बच्चे बहुत कुछ सीखने के लिए इनको मिलेगा। बच्चों को हमारे जो पहले से ही कार्यक्रम चल रहे थे कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग का है, हमारे गाँव में बच्चों को अटैच करने का है, इंडस्ट्री लिंकेज का है, तो इन सब चीज़ों को हम और अब ज़्यादा बल देंगे और उन पर हम बहुत सारा बल भी दे रहे हैं कि किस तरह से अच्छी यूनिट्स जिनसे बच्चा ज़्यादा सीख सके हम कैसे स्थापित करें और कैसे बच्चों को बिटवीन द यूनिवर्सिटी स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के द्वारा भी बच्चों को अगर उसके यूनिवर्सिटी में ये सुविधा नहीं है तो किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में जाके किस तरह से उन चीज़ों को सीख सकता है। तो इन सब चीज़ों पर हम अब इसमें बहुत बल दे रहे हैं। वैसे भारत में कृषि शिक्षा की बेहतर व्यवस्था के लिए दिसंबर 1973 में कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग स्थापित किया गया था। एक ऐसा विभाग जिसका काम ही कृषि अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देना है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR जैसा इदारा भी इसी के अंतर्गत काम करता है। इसके अलावा इम्फाल में मौजूद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय यानी CAU भी इसी के अधीन है। ये दोनों स्वायत्त निकाय है और इनका प्रशासनिक नियंत्रण कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग के अधीन ही आता है। ICAR पूरे देश में बागवानी, मछली पालन और पशु विज्ञान समेत कृषि में अनुसंधान और शिक्षा के समन्वय, मार्गदर्शन और प्रबंधन का प्रमुख केंद्र है। देश भर में ICAR के 113 संस्थान फैले हुए हैं और कृषि शिक्षा के क्षेत्र में ये दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्कों में गिना जाता है।
63 कृषि विश्वविद्यालय, 6 ब्यूरो, 18 राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र, 25 परियोजना निदेशालय और 89 अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजनाएं पूरे देश में फैली हुई है। सर्दियों का मौसम है और ठंड बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में बागों की अभी उचित देखभाल की जरूरत है। तो आइए जानते हैं कि इस मौसम में कैसे करें अपने बागों की देखभाल। हरियाणा में सर्दियों के दौरान नींबू वर्गीय फल, अमरूद और बेर लगते हैं। सही देखभाल न सिर्फ नुकसान से बचाएगी बल्कि बेहतर उपज में भी मदद करेगी। मौसमी की तुड़ाई अक्टूबर में ही शुरू हो जाती है, जबकि किन्नू का फल दिसंबर में पककर तैयार होता है। अमरूद की फसल साल में 2 बार आती है, एक बार बरसात के दौरान और दूसरी बार नवंबर-दिसंबर में। बरसात के मौसम में अमरूद को कीड़ा लगने का ज्यादा खतरा रहता है और इसके भाव भी कम मिलते हैं, जबकि सर्दियों में ऐसा कुछ नहीं है। सर्दियों में अमरूद के फल अच्छी गुणवत्ता के होते हैं और कीड़ा न लगने की वजह से ये रसायनों से मुक्त भी रहते हैं। हाँ, बेर में जरूर सफेद चूर्ण और फल मक्खी की समस्याएं आ सकती है। जिन किसान भाइयों ने बेर के बाग लगा रखे हैं, उनके बेर के बागों में 2 समस्याएं इसमें मुख्यतः आती हैं। एक तो चूर्णी रोग है। सफ़ेद चूर्णी रोग जो है वो जैसे नवंबर का महीना स्टार्ट होता है, नवंबर में अगर बरसात का मौसम बनता है, नमी आ जाती है, तो उस टाइम पे ये सफ़ेद चूर्णी रोग आता है। पहले ये पत्ते के ऊपर आता है थोड़ा सा और उसके बाद फल के ऊपर दिखाई देता है, सफ़ेद चूर्ण सा पाउडर सा बिखरा हुआ दिखाई देता है। तो इसको अगर कंट्रोल ना किया जाए तो ये हमारा फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचा देता है। उस टाइम फसल छोटे साइज़ का होता है और वो पीला होकर गिर जाता है। तो इसके रोकथाम के लिए जो है ना 2 दवाइयाँ रिकमेंडेड हैं हमारी। एक तो सल्फेक्स है, 2 ग्राम सल्फेक्स 1 लीटर पानी में घोल के अगर आप स्प्रे करेंगे तो ये बीमारी जो है ना कंट्रोल हो जाती है। दूसरी, अगर ये बीमारी आपने इनिशियल स्टेज पे, शुरुआती समय पे आपको अगर पहचान में नहीं आई और इसका प्रकोप बढ़ जाता है, तो दूसरी दवाई है कैराथियन। वो 1 ml दवाई 1 लीटर पानी में घोल के उसका स्प्रे करना पड़ता है। फिर जब आपकी प्रॉब्लम अगर ज़्यादा हो जाती है, इसमें ज़्यादा मात्रा में अगर ये बीमारी आ जाती है तो। दूसरा इसमें आता है, एक कीड़ा आता है जो फल मक्खी है, फल वाला कीड़ा है, जो फल जो है जिसमें ख़राब हो जाता है, काना हो जाता है, अंदर कीड़ा निकलता है। तो उसके लिए जो है ना हमारी जो दवाई है वो रिकमेंडेड है मेलाथियोन। मेलाथियोन 500 ml, आधा लीटर मतलब मेलाथियोन, और 500 लीटर पानी और 5 किलो गुड़, इसका अगर आप स्प्रे कराएंगे, इसके 2 स्प्रे की ज़रूरत पड़ती है, 1 जनवरी के शुरुआत में और 1 जनवरी के लास्ट में। इसके 2 स्प्रे कराएंगे तो ये जो हमारी फल के कीड़े वाली जो समस्या है वो काफ़ी हद तक हल हो जाती है। नए बागों के पौधे नाजुक होते हैं, सर्दियों में इनकी ज्यादा देखभाल की जरूरत होगी। पौधों को खासकर पाले से बचाना जरूरी है। अच्छी बात ये है कि किसानों को फोन पर पहले ही मौसम की जानकारी मिल जाती है और उन्हें पता चल जाता है कि पाला कब पड़ने वाला है। इसके अलावा जो मेन जो कार्य हैं किसान भाइयों के, जो नए बाग किसान भाइयों ने लगा रखे हैं, जो या तो अभी जुलाई, अगस्त, सितंबर तक अभी लगाए हैं, या इससे पहले भी फरवरी के महीने में किसान भाइयों ने लगाए हैं, जिसकी पौधों की उम्र 1 साल से कम है, उन पौधों को सर्दी से बचाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो हमारी जनवरी के महीने में जो पाला पड़ता है, चाहे वो 2 दिन के लिए पड़े, 4 दिन के लिए, तो वो जो है ना छोटे पौधों को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। तो उनको नुकसान से बचाना बहुत ज़रूरी है। उन पौधों को जो है ना आपने पाले से बचाने के लिए 2-3 साधन हैं जो बड़े आसान से साधन हैं, उनको आपने ध्यान रखना है। जैसे आजकल अच्छा सिस्टम हो गया है कि फोरकास्ट आपको पहले मिल जाता है, आपके फ़ोन वगैरह पे मैसेज वगैरह आते हैं कि भाई अगले 2 दिन में या 1 दिन में पाला पड़ने वाला है। तो उससे पहले आपने उस खेत में पानी ज़रूर लगाना है। उन पौधों को अच्छे से पानी लगा दें जो छोटे पौधे हैं। हालांकि बड़े बागों में भी पानी लगाना चाहिए जिस टाइम पे पाले की संभावना हो, लेकिन छोटे पौधों का विशेष ध्यान रखना है, उसमें पानी ज़रूर लगाना है। दूसरा, आप दिसंबर के महीने में एक झोंपड़ी बना दीजिए, उसका ऊपर एक कवर बना दीजिए, जो बाजरे की कड़बी से या धान की पराली से जो आप उसको बना सकते हैं, जिसको के दक्षिण पूर्व की दिशा में थोड़ा सा खुला रख दें
और बाकी उसको कवर कर दें, ऊपर से उसको बांध दें, नीचे से उसको ज़मीन में मिट्टी से दबा दें। तो वो अगर झोंपड़ी बना देंगे उसकी, तो उससे भी पौधे का बचाव हो जाता है। इसके अलावा किसान अगर कृषि वैज्ञानिकों के संपर्क में रहेंगे तो ज्यादा बेहतर तरीके से खेती कर पाएंगे। कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको मिलवाएंगे एक सफल मत्स्य पालक सुल्तान सिंह से हमारे अगले सेगमेंट कृषि स्टार्टअप में। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं। छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाया। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। आइए अब देखते हैं हमारा अगला सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। कहते हैं अगर किसी काम को पूरी मेहनत और जज्बे के साथ किया जाए तो एक न एक दिन कामयाबी जरूर मिलती है, और इसी का जीता जागता उदाहरण है हरियाणा के बुटाना गांव में रहने वाले सुल्तान सिंह। मछली पालन क्षेत्र का जब नाम आता है तो सुल्तान सिंह का नाम उसमें सबसे ऊपर है। इन्होंने देश विदेश में खूब नाम कमाया है और मछली पालन के क्षेत्र में इनके योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा है। तो आइए मिलते हैं इस प्रेरक शख्सियत से। कहते हैं कि जब हम किसी काम को पूरी मेहनत और जज्बे के साथ करते हैं तो उसमें हमें एक न एक दिन कामयाबी जरूर मिलती है। इसका जीता जागता उदाहरण बुटाना गांव के किसान सुल्तान सिंह है। अगर बात की जाए मछली पालन की तो इस क्षेत्र में सुल्तान सिंह का नाम सबसे ऊपर है, जिन्होंने मछली पालन के क्षेत्र में देश एवं विदेशों में नाम कमाया है। यही कारण है कि भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा है।
बीए पास करने के बाद 56 वर्षीय सुल्तान सिंह ने करीब 36 साल पहले 500 रुपए में तालाब पट्टे पर लेकर मछली पालन शुरू किया था। पहली ही बार में 20,000 रुपए खर्च करके उन्हें 1.5 लाख रुपए की बचत हुई थी। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मेरे फादर की ये वर्डिंग थी, कल को तू तो खड्डे खोद देगा सारी जमीन में, तेरे बच्चे क्या खाएंगे। लेकिन मैंने उनको पूरा आश्वासन दिया, भाई मैं खड्डे अगर खोद दूंगा तो मैं उसको कामयाब भी करके दिखाऊंगा। सुल्तान सिंह ने सिर्फ 500 रुपए निवेश किए और सुल्तान लखपति बन गए। कामयाबी के शिखर पर पहुंचने के लिए उन्होंने जो रास्ता अपनाया, उसके लिए सरकार ने इनकी काफी सराहना की है। पद्मश्री मिलने से सुल्तान सिंह के परिवार के साथ साथ पूरे इलाके में खुशी की लहर दौड़ गई। क्षेत्र से सुल्तान सिंह पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें ये अवार्ड मिला है। पशुपालन की शुरुआत इन्होंने 5 एकड़ से की थी, अब ये 30 एकड़ तक पहुंच चुका है। मछली पालन हमेशा से किसान भाइयों के लिए बेहद ही मुनाफे का क्षेत्र साबित होता रहा है। अगर किसान अपनी सूझबूझ और बाजार की मांग को देखते हुए मछली पालन करें तो आगे भी मछली व्यवसाय किसानों के लिए लाभकारी साबित हो सकता है। साथ ही साथ किसानों की आय दोगुनी करने में ये काफी हद तक मददगार साबित हो सकता है। तो देखा आपने मछली पालन के क्षेत्र में सुल्तान सिंह ने किस तरह की कामयाबी हासिल की है, सिर्फ अपने जज्बे के बल पर और कुछ तकनीकों का सहारा लेकर। इसके अलावा सरकार की तरफ से भी मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना चलाई जा रही है, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे ब्रेक के उस पार। तो आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अन्नदाता किसानों की खुशहाली और उनकी आय में बढ़ोतरी के लिए भारत सरकार लगातार प्रयासरत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों में खेती को आधुनिक और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। छोटा किसान बने देश की शान, ये हमारा सपना है। देश के 80% से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। अब देश में इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार किए जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। पीएम किसान योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है। इसके तहत लाभार्थी किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सम्मान राशि 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। अब तक 11 करोड़ से भी अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 1,58,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। किस्तों की जानकारी किसानों को एसएमएस के माध्यम से दी जाती है। இப்போ நேரா நாங்க வந்து பேங்க்குக்கு ஆக்சுவல் போகும்போது அந்த பணத்தை நாங்க வித்ரா பண்ணிட்டு வந்து நாங்க விவசாயம் பண்ணிக்கிறோம்। इस मदद से बुआई के पहले अब किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक और कृषि संबंधी अन्य जरूरतों के लिए साहूकारों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। અને એના લીધે મારે કોઈ જોડે કે સગા સંબંધી કે મિત્રો જોડે મારે ઉછીના પૈસા લેવાની જરૂર પડતી નથી અને એનાથી હું સારી એવી खेती કરી શકું છું। इस योजना से मिले लाभ तथा आवेदन की स्थिति देखने के लिए पीएम किसान पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से पात्र किसान अपना पंजीकरण स्वयं करने के साथ साथ अब तक मिले लाभ और अपने आवेदन की स्थिति फार्मर्स कॉर्नर से देख सकते हैं। इस योजना का लाभ पात्र किसानों को ही मिल सके, इसके लिए इस प्रक्रिया को फूल प्रूफ बनाते हुए इसे आधार और इनकम टैक्स वेरिफिकेशन के साथ साथ फिजिकल वेरिफिकेशन से भी जोड़ा गया है। इसके अलावा किसानों की सुविधाओं और जानकारी के लिए पीएम किसान मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों को मिल रहा है। इसे हासिल करके हमारा किसान सबल और आत्मनिर्भर हो रहा है। इस स्कीम ने हमारा भारत सरकार ने हमारा किसान के लिए बहुत बड़ा सम्मान दिया है। इसीलिए हम भारत सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ।
आत्मनिर्भर भारत की पहचान, प्रगतिशील और समर्थ किसान। किसान साथियों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। आइए देखते हैं हमारा अगला सेगमेंट, फार्मिंग इंडिया। भारत में मछली पालन क्षेत्र में उत्पादन और आत्मनिर्भरता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की गई। लेकिन एक आम किसान या युवा वर्ग कैसे इस योजना से जुड़ सकता है और इसका लाभ ले सकता है, ये जानने के लिए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली पालक और चौथा सबसे बड़ा मछली निर्यातक देश है और देश में काफी संख्या में लोग मछली पालन के काम से जुड़े हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने मछली पालन के विकास के लिए बड़ी कवायद करते हुए मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की अनुमानित लागत 20,050 करोड़ रुपए है। इस योजना से मछली पालन के क्षेत्र से जुड़े मछुआरों, मछली किसानों, मछली श्रमिकों, मछली विक्रेताओं और अन्य हितधारकों को फायदा होगा। इस योजना का उद्देश्य नीली क्रांति के जरिए देश में मछली पालन क्षेत्र के सतत और जवाबदेह विकास को सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना पूरे 5 साल के लिए लागू की गई है। योजना वित्त वर्ष 2020-21 से 2024-25 के दौरान लागू रहेगी। इस योजना से मछली पालन क्षेत्र की गंभीर कमियों को दूर करते हुए उसकी क्षमताओं का भरपूर इस्तेमाल किया जा सकेगा। साथ ही मछली पालन क्षेत्र में 9% की सालाना दर से वृद्धि के साथ 2024-25 तक 22 मिलियन मीट्रिक टन उत्पादन का लक्ष्य हासिल किया जा सकेगा। इतना ही नहीं, इस योजना के जरिए मछली पालन के लिए गुणवत्ता युक्त बीज हासिल करने और मछली पालन के लिए बेहतर जलीय प्रबंधन को भी बढ़ावा मिलेगा। मछली पालन के लिए जरूरी अवसंरचना और मजबूत मूल्य श्रृंखला विकसित की जा सकेगी। इस योजना के जरिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में मछली पालन से सीधे या परोक्ष रूप से जुड़े हुए सभी लोगों के लिए रोजगार और आय के बेहतर अवसर उपलब्ध हो सकेंगे। मछली पालन क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी, जिससे मछली उत्पादक बाजार में और अधिक प्रतिस्पर्धी बन सकेंगे। इसके अलावा साल 2024 तक मछली पालन से जुड़े किसानों की आय दुगुनी करने में भी मदद मिलेगी। अब बात करते हैं इस योजना का लाभ कौन ले सकते हैं और कैसे। PMMSY योजना के अंतर्गत सरकार 3 लाख रुपए का ऋण देती है। इसमें ये लाभार्थी हो सकते हैं, यानी मछली किसान, मछली श्रमिक और मछली विक्रेता, मत्स्य विकास निगम, स्वयं सहायता समूह, मछली पालन क्षेत्र, मत्स्य सहकारी समितियां, मत्स्य पालन संघ, उद्यमी और निजी फर्म, मछली किसान उत्पादक संगठन। योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी दस्तावेज आधार कार्ड, मछली पालन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, संपर्क नंबर, बैंक खाते का विवरण, आवेदक का जाति प्रमाण पत्र। इन दस्तावेजों के साथ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट PMMSY.dof.gov.in पर जाकर आवेदन दिया जा सकता है और योजना का लाभ लिया जा सकता है। इन दस्तावेजों के साथ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है PMMSY.dof.gov.in। इस वेबसाइट पर जाकर आवेदन दिया जा सकता है और योजना का लाभ लिया जा सकता है। तो देखा आपने, आप किस तरह से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से जुड़ सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं। इस योजना से जुड़ने के लिए और मछली पालन के क्षेत्र की जानकारियां हासिल करने के लिए सरकार ने एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है। मोबाइल ऐप का नाम है मत्स्य सेतु मोबाइल ऐप। आइए जानते हैं इस ऐप के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं, पारंपरिक खेती के अलावा हमारे देश के किसान पशुपालन और मछली पालन कर अपनी आय बढ़ाने में प्रयासरत है। साथ ही सरकार भी कृषि से जुड़ी नई नई योजनाओं का तोहफा किसानों को दे रही है, जिससे कि हमारे देश के किसान भाई सफलता हासिल कर सके।
ऐसे में बात अगर मछली पालन की करें तो गांव में रहने वाले किसानों के लिए मछली पालन कमाई का एक बेहतर जरिया है। सरकार भी इस क्षेत्र के विकास के लिए नई नई योजनाएं लाती रही है। मछली पालन को लेकर किसानों तक सही जानकारियां पहुंच सके, इसके लिए केंद्र सरकार की तरफ से मत्स्य सेतु ऐप लॉन्च किया गया है। ऐप को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, केंद्रीय मीठा जल जीवन पालन अनुसंधान संस्थान भुवनेश्वर द्वारा राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड हैदराबाद के वित्त पोषण समर्थन के साथ विकसित किया गया है। ऑनलाइन पाठ्यक्रम ऐप का उद्देश्य देशों के मत्स्य पालकों के लिए नवीनतम मीठा जल कृषि प्रौद्योगिकियों का प्रसार करना है। भारत मछली उत्पादन करने वाले विश्व के देशों में दूसरे नंबर पर है, लेकिन भारत सरकार मछली पालन के क्षेत्र में 2024 तक 220 टन मछली उत्पादन का लक्ष्य पूरा कर पहले स्थान पर आना चाहती है। साथ ही देश की जीडीपी में मत्स्य क्षेत्र प्रतिशत बढ़े और रोजगार में वृद्धि हो, इसके लिए सरकार प्रधानमंत्री संपदा योजना के तहत निवेश भी कर रही है। मत्स्य सेतु ऐप की विशेषताएं इस प्रकार हैं। मछलियों की विभिन्न प्रजातियों के शिक्षण, ऑनलाइन पाठ्यक्रम मॉड्यूल की सुविधा, कार्प, कैटफिश, स्कैम्पी जैसी व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण मछलियों के प्रजनन, बीज उत्पादन और विकास के बारे में जानकारी प्रदान करना, पानी की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए सूचनाएं प्रदान करना, साथ ही छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से मछली पालन के बारे में जानकारी प्रदान करना। इस ऐप के जरिए मछली पालक अपनी आशंकाओं का समाधान विशेषज्ञों की मदद से आसानी से कर सकते हैं और विशेषज्ञों द्वारा दी गई सलाह से मछली पालन कर अधिक से अधिक लाभ कमा सकते हैं। ये ऐप किसानों को उनकी सुविधा अनुसार प्रौद्योगिकियों और बेहतर प्रबंधन पद्धति में प्रगति सीखने में निश्चित रूप से मददगार साबित होगा। उन्नत तकनीकों को सीखना निश्चित रूप से मछली पालन को प्रभावित करेगा। इससे उत्पादकता में वृद्धि होगी और आय में सुधार होगा। ये ऐप देश भर में हितधारकों, विशेष रूप से मछुआरों, मछली किसानों, युवाओं और उद्यमियों के बीच विभिन्न योजनाओं पर नई जानकारी का प्रसार करने, उनकी सहायता करने और व्यापार करने में आसानी की सुविधा के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण भी हो सकता है। ये था आज का कृषि दर्शन कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में दी गई जानकारियां अगर आपको पसंद आई तो आप टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करके दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर यह कार्यक्रम दोबारा देख सकते हैं। कार्यक्रम से संबंधित अपने सुझाव आप हमें भेज सकते हैं। हमारा ईमेल ID है krishidarshanddk@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। इसी के साथ कृषि दर्शन की आज की कड़ी में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे लेकर कुछ और खास जानकारियां। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।